जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 3 तक देख चुके थे। और देखिए ये केमिस्ट्री है, आपको बता दूं कि केमिस्ट्री क्लास 11 की है और उसमें अगला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ GIC, TGT, PGT की एग्ज़ाम देने वाले सारे कैंडिडेट्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़े थे और फिर मैटर पढ़े थे। चूँकि केमिस्ट्री में हम लोग किसी भी पदार्थ की संरचना और संगठन का अध्ययन करते हैं तो उस पदार्थ के बारे में हम टोटल आपको डिस्कस किए हैं पिछली वीडियो में। और दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, कंपोजिशन भी पढ़े थे और क्लासिफिकेशन पढ़े थे। तो क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो मैटर का क्लासिफिकेशन ये है, द्रव्य का क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण ये है। और इसमें हम आपको बताए थे कि देखिए द्रव्य का दो तरह से वर्गीकरण किया जाता है, एक होता है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। अगर भौतिक वर्गीकरण को देखेंगे तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर भौतिक वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है मुख्य रूप से, लेकिन अभी 2 अवस्थाएं और आ गई हैं। तो अब भौतिक वर्गीकरण में इनकी 5 अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। अगर पदार्थ की चौथी और नई अवस्था पूछी जाती है कौन है तो आप बोलेंगे प्लाज्मा। अगर सबसे नवीनतम अगर अवस्था पूछी जाए पदार्थ की नवीनतम अवस्था क्या है तो आप बोलेंगे बोस-आइंस्टीन पार्टिकल, ठीक है, जिसको पहले गॉड पार्टिकल भी कहते थे। अब देखिए इसके आगे से बात हम लोग करने वाले हैं आज। देखिए रासायनिक वर्गीकरण अगर करेंगे तो इसके आधार पर यह 2 प्रकार का होगा। कोई भी पदार्थ अगर रासायनिक वर्गीकरण के हिसाब से देखा जाएगा तो 2 तरह का होगा, या तो प्योर या तो नॉन प्योर या इम्प्योर। देखिए जो प्योर होता है, ठीक है, उसके प्रत्येक घटक, किसी भी पदार्थ के अगर प्रत्येक घटक का कंपोजिशन एक जैसा है या फिर एक समान है तो हम उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में 2 चीज़ आता है, या तो तत्व या तो यौगिक। अगर तत्व है तो वो 3 तरह का हो सकता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। अगर उसी तरह से अशुद्ध पदार्थ है या इम्प्योर पदार्थ है, ठीक है, या फिर मिक्सचर उसे भी कहते हैं। तो देखिए सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है, अगर कोई भी तत्व है तो वो अकेला रहेगा, ठीक है, तत्व हमेशा अकेला होता है। अगर वो डबल हो गया, ठीक है, तब हम उसे अणु कहेंगे। लेकिन अगर किसी अणु में अगर एक ही तरह के पदार्थ उपस्थित हों, एक ही तरह के तत्व हों, एक ही तरह के परमाणु हों, ठीक है, तब हम उसे क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे अकेला। अगर देखिए 2 तत्वों को आपस में मिला दिया गया, ठीक है, निश्चित मात्रा में, तो यौगिक हो जाता है। अगर 2 पदार्थों या 2 तत्वों को आपस में अनिश्चित मात्रा में मिला दिया गया तो वह मिश्रण हो जाएगा। अभी मैं आपको मिश्रण का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताऊंगा जो कि कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे देखिए किसी भी मिश्र धातु का नाम अगर हम ले लें, जैसे कांसा, जर्मन सिल्वर, ठीक है, रोल्ड गोल्ड, पीतल, ठीक है, और फिर सोल्डर धातु। अगर उस तरह से हम बोल दें कि कांसा क्या होता है तो आप बोलेंगे कांसा एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब मिश्रण है, उसमें 2 धातुओं को मिश्रित अवस्था में बनाया गया या मिलाया गया है बिना किसी अनुपात में, ठीक है। देखिए घंटा धातु, आप बेल मेटल का नाम सुनेंगे, सिक्का धातु का नाम सुनेंगे, ये सभी क्या है, मिश्रित धातु है, मतलब एक धातु को दूसरे धातु में मिक्स किया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए मिश्रण अगर बात की जाए, मिश्रण कितने प्रकार का होगा तो 2 प्रकार के, या तो समांगी या तो विषमांगी। देखिए मैं आपको आगे क्या बताने वाला हूँ, समांगी मिश्रण अगर इसमें आएगा तो समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहेंगे, विलयन। और जहाँ पे बात विलयन की आती है वहाँ पे पूरा एक लेसन तैयार हो जाता है। दोस्तों पहला लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, यहीं से पूरी केमिस्ट्री शुरू हो गई है, ठीक है। अगर आपको 2 तरीके से आप पढ़ सकते हैं, या तो अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप मेरे हिसाब से पढ़िए, जो कि वीडियो कई पार्ट में करके आती रहेगी। अगर आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है तो सिलेबस में क्या है, एक नाम दे दिया, बस उस नाम से संबंधित कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकता है, लेकिन नाम की पूरी डिफिनेशन आपके बुक में नहीं दिया है, वो डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। देखिए और काम की चीज़ें बताऊंगा और मैं कंपटीशन को देखते हुए आपको कंपटीशन वाली चीज़ें दूंगा, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी किसी भी कंपटीशन एग्जाम को बीट करके सफलता को हासिल कर सकें, ठीक है। देखिए जब विलयन की बात आएगी ना, जैसे अगर मिश्रण है, समांगी मिश्रण है तो विलयन हो जाएगा, उसको विलयन कहते हैं। अब जहाँ पे विलयन आएगा वहाँ 3 चीज़ आती है। देखिए एक वास्तविक विलयन, दूसरा निलंबन और तीसरा होता है कोलाइडी विलयन। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अभी मैं सब डिटेल डिस्कस करूंगा। जैसे देखिए अगर मैं बात करूं कि चीनी पानी अगर एक में मिला दिया तो समांगी मिश्रण हुआ तो उसे विलयन कहेंगे। अगर आटा पानी अगर डाल दिया, गोंद या जिलेटिन पानी अगर मिला दिया आपस में, जैसे आटा पानी, तो वह हो जाता है कोलाइडी विलयन। अगर बालू पानी मिला दिया, सिलिका और जल को मिला दिया आपस में, तो वो हो जाएगा निलंबन। तो ध्यान दीजिए तीनों ही चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले पार्ट में।
बिस्मांगी मिश्रण का मतलब हुआ जैसे चीनी में चीनी को नहीं, पानी में रेत को डाल दीजिए, सैंड पार्टिकल्स डाल दीजिए इन वाटर, तो वह जो भी रिजल्टेंट मिक्सचर होगा वो हो जाएगा क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब कि बिस्मांगी मिश्रण। देखिए तत्व है, तत्व की बात हम लोग जोर शोर से करेंगे। यौगिक की भी बात करेंगे। यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तत्व की बात है, सबसे पहले तत्व के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए आपको 1 से लेकर 30 तक याद कराए जाते हैं तत्व। कक्षा 6 से ही आपके टीचर चिल्लाते हैं कि भाई तत्व याद कर डालो। देखिए धातु, अधातु, उपधातु आपको बाद में समझ में आएगा। सबसे पहले आपको तत्व याद होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि तत्व क्या होते हैं। तो देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले तत्व के बारे में। देखिए हेडिंग पड़ी थी धातु, लेकिन हम इनको काट करके एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्स मतलब होता है तत्व, ठीक है। देखिए तत्व क्या होते हैं भाई, चलिए अगर आप नाम सुने हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और अगर आपको आज तक ये याद नहीं हुए हैं तो आज अभी याद हो जाएंगे, गारंटी लेता हूँ, अभी याद कराऊंगा। देखिए तत्व क्या है, सबसे पहले आप समझिए। जो ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जितने भी हैं, लोहा, टीना, सोना, चांदी, ये सभी क्या है, तत्व हैं। लेकिन उस तत्व को आप जानते परखते नहीं हैं, तो अभी देखिए हम सबसे पहले आपको बताएंगे 1 से 30 तक के तत्व। देखिए होता क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, चलिए इधर लिखते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। और फिर उसके बाद देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है। देखिए आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, यही है 1 से 30 तक के तत्व। अब आपको याद होगा, देखिए कैसे। अगर यच कहीं लिखा मिल गया, इसका मतलब हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। दोस्तों इसमें बहुत से ऐसे तत्वों के संकेत हैं, जैसे देखिए ये है ना, के से है, इसको पोटेशियम कहते हैं, के को पोटेशियम कहते हैं। भाई अगर इसका नाम पोटेशियम है तो इसको पी से दिखाना चाहिए ना, इसको के से क्यों दिखा रहे हो? इसका मतलब कहीं झोल है। झोल का मतलब क्या है कि इस के का जो ओरिजिनल नाम होता है ना, लैटिन नाम बोलते हैं, वो होता है कालियम। कालियम, जय हो काली मैया, कालियम। तो कालियम, या कुछ लोग फैशन में कहते हैं कैलियम, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल नाम होता है कैलियम, लेकिन लोग बोलते हैं क्या, पोटेशियम। याद रखिएगा, बता दे रहा हूँ। अब देखिए अगर यहाँ से बात करें, ये सोडियम, इसको भाई यनय से दिखा रहे हो तो सोडियम क्यों बोल रहे हो, यनय से नाम बोलना चाहिए ना। ये रीजन है यहाँ पर, ये जो है इसका ओरिजिनल नाम या लैटिन नाम होता है नाइट्रियम। नाइट्रियम, तो दोस्तों ये नाइट्रियम इसका ओरिजिनल नाम होता है, इसको कहा जाता है सोडियम, ठीक है। नाइट्रियम कहा जाता है, इसलिए यनय से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए याद कराने जा रहा हूँ, देखिए कैसे याद होता है। हईलेबे, ठीक है। मान लीजिए आप किसी को कुछ दे रहे हो, आगे देखिए, हईलेबे बक, मतलब मैं अगर आपको कुछ दूं और कहूँ हईलेबे, भोजपुरी में नहीं लोग कहते हैं, वही स्टाइल है। हईलेबे, हई लिथियम है लेकिन ले कहिए क्योंकि याद हो जाएगा आपको। हईलेबे बक, बक, ना से नाइट्रोजन, आ से ऑक्सीजन, फ से फ्लोरीन, नी से नियान, नी से नियान ऊपर है। हईलेबे बक, ना आफनी, नागफनी को ना आफनी कहना है, ठीक है। हईलेबे बक नागफनी, मतलब आप किसी को नागफनी दे रहे हैं तो वो कह रहा है, आप पूछ रहे हैं उससे कि हईलेबे, तो कह रहा बक ना चाहिए, क्योंकि कांटा वाला होता है, नागफनी में बहुत कांटे होते हैं, तो कौन लेगा, ठीक है। तो मना कर रहा है, हईलेबे बक नागफनी। 1 से लेकर 10 तक आपको याद हो गया। दोस्तों इतना ही नहीं, जैसे देखिए सपोज करिए अगर आपको इनको याद हो गया ना, हाइड्रोजन ये कितने नंबर पर आया, 1 नंबर पर। देखिए 1 नंबर पर आया, 2 नंबर पर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर, ये 13 नंबर, ये 14 नंबर, ये 15 नंबर, ये 16 नंबर, ये 17 नंबर, ये अरे क्या लिखा गया यार, 18 नंबर, ये 19 नंबर, ये 20 नंबर। अभी भी एक गाना आया था ना, वही सुन लिया तो दिमाग थोड़ा थोड़ा उधर है, इसलिए गड़बड़ हो गया। अब देखो 20 नंबर हो गया, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर,
25 नंबर, 26 नंबर, 27, 28, 29, 30। अब देखिए इससे कितना फायदा होने वाला आपको। अब भी ये भी याद कराऊंगा, ये भी याद कराऊंगा, सब चुटकी में याद होगा यार, ट्रिक से सब चुटकी में याद होगा। देखो ना, ना मतलब वो नागफनी दे रहा था कोई, तो वो बोला ना, बक ना, ना। अब देखो अगर उसको ना कहते हैं मंगल, किसी का नाम मंगल है, ना मंगल, सी से सिलिकॉन, पा से फास्फोरस, सिपारी, स, सिपारी, री को साइलेंट कर दीजिए, मतलब इसका मतलब खाली वहाँ पे हम हेल्प के लिए लगा रहे हैं। सिपारिस, कर, पोटेशियम का, मतलब एक मंगल है, ठीक है, वो किसी की सिफारिश कर रहा है, तो वो बोल रहा है, सामने वाला बोल रहा है कि भाई उसकी सिफारिश मत कर, मतलब ना मंगल सिफारिश कर, किसका, पोटेशियम का, किसका, पोटेशियम का सिफारिश मत कर, मतलब ना मंगल सिफारिश कर पोटेशियम का। अब पूरा नाम बताता हूँ, सोडियम या नाइट्रोजन कहिए, कोई दिक्कत नहीं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। अब देखिए पहले क्या होता था कि जब रामलीला का मेला लगता था, रामलीला में मेला लगता था दुर्गा पूजा का, तो होता क्या था कि दुर्गा जी तलवार मारती थी राक्षस को, ठीक है। तो जिनका मन करे, जिनके पास त्रिशूल है त्रिशूल से मार देंगे, या जिनके पास वक्र है, चक्र है, वो चक्र खींच के मारेगा। तो देखिए चक्र को यहाँ पे वक्र कहा गया है, ठीक है। दुर्गा जी आएंगी, देखिए शक्ति, शक्ति, शक्ति वक्र, ठीक है, बाण नहीं, शक्ति बाण नहीं, शक्ति वक्र, ठीक है। शक्ति वक्र में, इसको में समझिए, मैग्नीज होता है, में से मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है, इसलिए में कह रहे हैं। में फेंकनी, फेंकनी, कूजन, कु मतलब होता है कुकर्मी लोग, कुकर्मी मतलब जो कुकर्म करता हो, मतलब राक्षस असुर लोग, ठीक है। जन माने लोग, कुकर्मी लोग, कुजन। शक्ति वक्र में फेंकनी, फेंकनी कुजन, शक्ति वक्र को कुजनों पर या राक्षस लोगों पर फेंका गया। कौन फेंका? दुर्गा जी, माता जी, जो सबका कल्याण करने वाली माता जगदम्बा अम्बा होती हैं, ठीक है। देखिए याद हो गया होगा, सब याद हो गया होगा, मतलब 1 से लेकर 30 तक। इसका फायदा क्या है यार? तत्व की बात हम लोग कर रहे थे। देखिए तत्व, धातु, अधातु, उपधातु कुछ भी हो सकता है। मैं इसी में आपको बताऊंगा कौन धातु है, कौन अधातु, कौन उपधातु है, लेकिन उसके कुछ बेसिस होते हैं, जैसे कुछ आधार होते हैं, उसके आधार पे हम कहते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये तत्व हैं और ये अकेले लिखा गया, ये हाइड्रोजन अकेले लिखा गया, ये सब अकेले लिखे गए हैं। जब अकेले कोई तत्व रहेगा तो हम उसको परमाणु कहेंगे। अगर अकेले कोई तत्व है तो परमाणु कहेंगे, और दुकेले हो गया तो अणु कहेंगे। पिछली वीडियो में बताया था मैं, आपको याद होगा। जैसे देखिए मैं बोला था कि O क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं, मतलब ये परमाणु है क्योंकि ये अकेला है। अगर यहाँ पे O2 कर दिया तो इसको पढ़ेंगे अब ऑक्सीजन अणु, क्योंकि पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ये अकेला है, एक ऑक्सीजन अकेला और दूसरा भी ऑक्सीजन अकेला, और दोनों अकेला अकेला भिड़ जाए तो दूठ हो जाएंगे। तो जब दूठ हो जाएंगे तो ये O2 लिखा जाएगा, मतलब जब दुई परमाणु आपस में मिले तो एक ठे अणु बन गया, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे आगे दुई कर दिया, इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए? 2 अणु हो गए। अ से आगे, अ से अणुओं की संख्या, O2 है, इन दोनों के आगे कितना है? दुई, आगे है तो अणुओं की संख्या बोलेंगे, मतलब ऑक्सीजन के कितने अणु यहाँ पे? दुई। कहा था प से पीछे देखो, प से परमाणु की संख्या मिलेगी तो ऑक्सीजन के पीछे कितना है? दुई, आगे वाले में गुणा कर दो, दुई, दुई दुना के 4, पीछे देखे दुई, आगे वाले में गुणा कर दो, 2 दुना के 4, पीछे परमाणु की संख्या कितनी हो गई इसमें? 4। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन अणु पढ़ेंगे। अगर कोई पूछा अणुओं की संख्या तो आगे देख के बता दो, दुई अणु हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 2 अणु। कितने परमाणु है? पीछे देख के आगे वाले में गुणा कर दो, 2 दुना के 4, मतलब कितने परमाणु? 4 परमाणु, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें 1 से लेकर 30 तक के जितने भी तत्व है ना, इतना ही नहीं होते, 120 तक होते हैं, लेकिन 1 से 30 तक ज़्यादा काम आते हैं, इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इनको पहले बताया आपको। अब जैसे देखिए ये कार्बन है, C हो गया कार्बन। अगर कार्बन का नंबर कितना है? 6 अगर आपको याद है तो आपको ज़िंदगी भर याद हो जाएगा क्या कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे मान लो अगर आपसे कोई पूछे कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन, कैसे बताओगे भाई? नंबर से एकदम, ह ई ले बे ब क मैंने 6वें नंबर पाया। इसका मतलब हो गया कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। केमिस्ट्री यहीं से शुरुआत है भाई, पूरे केमिस्ट्री की। देखिए अगर कोई आपसे पूछा पोटेशियम में
कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले जान लो। नाम इतर गिनो गया इतर देखो, ना मंगल सी पारिस करपोका, पो माने पोटेशियम, पोटेशियम कितना नंबर पे है, 19 नंबर। अगर कोई पूछ दिया माइकल लाल कि पोटेशियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो गिनोगे 19वें नंबर पे आएगा, इसका मतलब उसमें 19 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक। और एक बात और याद रखो, ये सब कहीं कहीं मौसम बना के दे देते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो रिएक्शन क्यों होती है, जैसे मान लो एक तत्व है, एक तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी बात बताऊंगा आपको। देखिए पोटेशियम के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन। जब हम 2, 8, 18, 32 के हिसाब से जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2, 8, 8, 1। बाहरी कोश में कितना आया, 1। और जितने भी तत्व हैं वो सब अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं बना लेंगे, किसी भी तरह से, जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा ना उनके बाहरी कोश में, तब तक वो यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे और जहाँ पाएंगे लहा लेंगे सब। मतलब रिएक्शन क्यों होती है, जब भी कोई आपसे पूछेगा कि रिएक्शन क्यों होती है यार, रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, तो आप बोलेंगे कि जब भी कोई भी तत्व जब तक अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है, जब तक अपना अष्टक पूरा नहीं कर लेता है, तब तक वो यहाँ वहाँ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। और जैसे ही मौसम बनता है या बनाता है, वैसे ही वो अपना दूसरे तत्व का इलेक्ट्रॉन छोड़ लेता है, तभी रिएक्शन होती है। और जब दूसरे तत्व का इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो कितना छोड़ेगा, वही हिसाब से छोड़ेगा कि उसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था तो अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो 8 हो जाए इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में, या तो हो जाए 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसीलिए वो छोड़ता है। और रिएक्शन हमेशा इसलिए होती है कि जब तक कोई तत्व अपने बाहरी कोश में या तो कम से कम 2 और नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं बना लेगा, चाहे ले के चाहे दे के कुछ भी करके, तब तक वो इधर उधर घूमेगा, रिएक्शन करेगा। जैसे मौका पाएगा वैसे रिएक्शन कर भी लेगा, अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बना भी लेगा। ठीक है। देखो अगर कोई आपसे पूछ दिया कैल्शियम क्या होता है भाई, हमको बताओ यार कैल्शियम क्या होता है। कैल्शियम एक प्रकार की धातु है जो आपके दांत में पाई जाती है। कैल्शियम एक ऐसी धातु है जो आपके दांत में, हड्डी में, मतलब हड्डी किससे बनती है, कैल्शियम फास्फेट से बनती है, फास्फोरस से बनती है। फास्फोरस से बनेगी, कैल्शियम से बनेगी, और कैल्शियम की जिसकी बॉडी में कमी हो जाती है, झुरझुरा जाता है एकदम। आप सुनेंगे सुखंडी रोग हो गया, वो विटामिन डी की कमी से भी होता है। विटामिन डी सुखंडी, अगर कोई आपसे पूछे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, सुखंडी बताओ। सुखंडी, इसको कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब होता है वो, देखिए विटामिन डी कम होगा मतलब कैल्शियम की कमी होगी, और कैल्शियम की कमी होगी तब भी विटामिन डी की कमी होगी, तब भी हड्डी एकदम दिखने लगेगी। बॉडी, अगर कोई पर्सन आपके सामने ऐसे खड़ा होगा, उसके बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है, उसकी पूरी पसली दिखेगी, आप बाहर से ही गिन लेंगे। ठीक है। तो सुखंडी रोग हो जाएगा, आप समझ जाइएगा, या तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ठीक है। देखते हैं जानवर वानवर रहते हैं, गाय भैंस रहती हैं, जब उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, बार और झड़ जाता है पूरा। डॉक्टर आता बोलता है यार कैल्शियम का टॉनिक पिलाओ, कैल्शियम की टॉनिक पिलाओ। टॉनिक क्या है, विलयन है, सस्पेंशन भी होता है। ठीक है। देखिए कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 20 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कोषों में भरेंगे, तो आएगा 2, 8, 8, 2। एकदम मेन बात सुनिए, कैल्शियम के ऊपर प्लस माइनस दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब इसके पास जितना नंबर है ना उतना इलेक्ट्रॉन होगा। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 8, 2 हो गया। बाहरी कोश में कितना आया, 2। अभी अपने बाहरी कोश में या तो 8 बनाएगा, नहीं तो 2 बनाएगा। 2 तो पहले में से है, अगर 2 है ना तो 2 बात होगी, या तो बाहरी कोश में 8 बनाएगा। जब 8 बनाएगा ना तो 2 वाले, जब 8 बनाएगा में इसको कई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 और चाहिए। और जिसके बाहरी कोश में 6 होगा ना, वो भी खोजेगा, वो सोचेगा कि भाई हमारे बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, हमको 2 कहीं से मिल जाए। और ये सोच रहा है कि हमारे बाहरी कोश में 2 है, हमको 6 कहीं से मिल जाए। तो है 2 वाला है 6 वाले, जहाँ भी कहीं घूमेंगे, जहाँ कहीं साइज संजोग अगर भेटा गए तो दोनों चढ़ जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। मतलब मारी मारा शुरू, मतलब रिएक्शन शुरू हो गई, रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ। अब देखिए, और जब यहाँ प्रारंभ होगा तो होगा क्या, लेन देन, इलेक्ट्रॉनों का छुड़ौल होगा। आप सुने होंगे छुड़ौल क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा दूसरे के साथ में, एक तत्व दूसरे तत्व के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा, वहीं पे उनके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। और जब बॉन्डिंग बन जाएगी तो अब दोनों परमाणु आपस में मिल जाएंगे, और तब अणु बन जाएगा। ऐसे
यौगिकों को हम क्या कहते हैं, ऐसे अणुओं को कहते हैं यौगिक। वो चाहे सहसंयोजक यौगिक होगा, चाहे उप सहसंयोजक यौगिक होगा, चाहे तो आयनिक यौगिक होगा। आगे आने वाले लेसन में डिटेल बताऊंगा, ठीक है। मतलब एक लेसन है जिसमें आपको बताया जाएगा रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, उस लेसन का नाम है, ठीक है। तीसरा चौथा लेसन है। आगे देखिए, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये तत्व हैं, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई 1 से लेके इतने में से बताओ किसी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बिंदास आप बता सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कहीं कहीं क्या होगा, Na+ आ गया, कोई पूछ दिया माइक लाल बताओ Na+ में कितना इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अब क्या होगा, अब मामला आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे केमिस्ट्री में। अब आप इंटरेस्ट बनाइए और देखिए, हमारी जो भी पिछले वीडियो नहीं देखा है वो पिछले वीडियो को देखिए। मैं वादा करता हूँ आपसे कि हर लेसन की वीडियो को मैं बना के आप तक पहुँचाता रहूँगा। बस केवल आप कंसंट्रेट होकर जितने भी पार्ट की वीडियो अपलोड हो बस देख लिया करिए और लाइक कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और घंटा भी दबाया करिए। और दूसरी बात, जो भी चीज़ें इसमें क्लियर ना हो उसे खोल के पूछा करिए। जब तक खोल के पूछेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगी नहीं केमिस्ट्री, ठीक है। देखो अगर माइक लाल कोई पूछा कि Na+ में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई बताओ, तो आप इनको भुला जाओ, पहले इनको भुला जाओ। ये क्या दिख रहा है, सोडियम या नाइट्रियम है, ठीक है। इसमें ये कितने नंबर पे आया था, 11 नंबर पे आया था। इसका मतलब इसमें कई इलेक्ट्रॉन था, 11 था। कितना था, 11। अब प्लस का मतलब ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। जैसे मान लो आप किसी को अपना पैसा दे दिए, तो जब भी वो देगा आपको वापस तो वो धन के रूप में रहेगा, मतलब आपका वो ओरिजिनल धन है। लेकिन अगर आप किसी से ले लिए हैं 10,000 तो आप ऋणी हो जाते हैं। आप किसी से 10,000 रुपया ले लीजिए, चाहे धन दौलत ले लीजिए, चाहे प्यार ले लीजिए, जैसे माँ बाप आपको प्यार देते हैं, आप माँ बाप की ज़िंदगी भर ऋणी रहते हैं। तो अगर आप किसी से ले लेते हैं तो आप ऋणी हो जाते हैं, जब आप किसी को दे देते हैं तो वापस वो धन के रूप में आपको लौटाता है तो आप धनी हो जाते हैं। मतलब ये बेचारे क्या हैं, धनी हैं। तो जब ये बेटा धनी है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दिए हैं कि लिए हैं, दिए हैं। कितना दिए हैं भाई, जेठ और धन है, एक बार प्लस है, इसका मतलब एक बार दिया है इलेक्ट्रॉन, एक बार एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर यहाँ पे डबल प्लस आ जाए इसका मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर यहाँ 3 प्लस आ जाए इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को दे दिया, उधर गया था कहीं घूमने में, उधर दे दिया। अभी कितना दिया ये, 1। अगर ये नहीं रहता तो इसके पास कितना नंबर रहता, 11। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 11। लेकिन एक तो दिया है, अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 10। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ी चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो अगर मान लो फ्लोरीन के ऊपर, अगर मान लो मैं हट जाऊं, अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि भाई बताओ फ्लोरीन, इसका नंबर है 9, देखिए कट गया है, ध्यान से देखिए। फ्लोरीन F फॉर होता है फ्लोरीन, और इसमें 9 नंबर है इसका, तो ये इसमें कई इलेक्ट्रॉन होगा, 9 होगा, ठीक है। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे आप खुद बताएंगे इसके ऊपर प्लस आएगा कि माइनस। केवल मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, कई इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन के जब क्लासिफिकेशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहले देखिए 2, 8, 18, 32 के हिसाब से करते हैं। तो पहले कोष इसका नाम होता है KLMN, ई कोषों का नाम होता है, आप तनी मनी जरूर सुने होंगे। पहले के कोष के में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, कितना बचा, 9 था कुल। कई इलेक्ट्रॉन है कुल, 9 था। पहले में 2 भर दीजिए, कट बचा 7 गो बचा। अब सपोज करिए ये किसका है, फ्लोरीन का है। अब सपोज करिए कि फ्लोरीन के बाहरी कोष में कितना है, 7 गो। अब ये अच्छा, कोई भी तत्व तो अपने बाहरी कोष में रखता कितना है, 8 गो। ये बेटा कैठ रखे हैं 7 गो, इनको कैठ चाहिए 1 ठो। ये कौने वाले से भिड़ेंगे, अगर भिड़ेंगे तो दुनिया में ये कौने वाले से भिड़ेंगे, मतलब ये बाहरी कोष में 7 है तो ये बहुत हैवी आदमी हैं। ये खोजेंगे कि कौनों जिनके बाहरी कोष में 1 ठो का वो वाला मिल जाए, कहीं ये घूमता रहेगा। अब कहीं अगर मिल गया, साइज समझो, अगर जिनके बाहरी कोष में 1 अगर वो वाला इनको मिल गया तो पटक के उनसे ले लेगा। देखो कैसे, देखो मान लो अगर है सोडियम है ना, 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर है सोडियम का अगर हम करें तो पहले क्लास में 2, यहाँ से देखो 2, 8, 18, 32 के हिसाब से करें तो पहले कोष में 2, दूसरके में 8, तीसरके में 1 गो मिल गया। अगर ये फ्लोरीन कहीं अगर इन बेटा को पा गया ना, तुरंत जान लो क्या होगा, तुरंत छोड़ छाड़ लेगा, सीधे नहीं देंगे तो टेढ़े ले लेगा। पावरफुल, ये पावरफुल है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि फ्लोरीन है, इनके बाहरी कोष में 7 है, ये अगर एक वाले को पाया तो फटाक से ले लेगा, पहले कुछ हो चाहे जाए। और यो बेटा के का बाहरी कोष में 1 रखे हैं
यो छौंकियाए हुए हैं पूरा कि हमके 7 गो मिला, 7 गो मिला, 7 गो मिला। अब आप सोचिए ये 7 गो ले पाएंगे का? इनके घर में 1 लोग हैं, बाहरी कोष में देखो इनके बाहरी कोष में क्या है, 1 लोग हैं, इनके बाहरी कोष में क्या लोग हैं, 7 लोग हैं। पटक के उलाट के मार देंगे, खत्म कहानी। जाओ है ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके बाहरी कोष में क्या हो जाएगा 8। अब तुम सोचो जरा, अगर मान लो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूँ, मैं बोलूँ कि बताओ फ्लोरीन के ऊपर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो आप बोलेंगे सर इनके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि पावरफुल है। तो जब ये ले लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस। और जब माइनस आ जाएगा तो अब यहाँ पे क्या आ गया बताइए, बाहरी कोष में 8 हो गया, ठीक है। और अब बताइए कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई कि घट गई? भाई देखिए, हम जो कुछ भी इसमें पढ़ा रहे हैं आपको सिर्फ एक इंटरेस्ट बनाने के लिए और आपको सही सही चीज़ें, मेन बातें बताने समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों का कोई भी बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या हो गया, माइनस हो गया। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि F माइनस में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो जितनी है आपको बताना है। देखिए पहले कितना था, 9। कब? जब यहाँ पे माइनस नहीं था तब इस फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 9 थे। लेकिन अब एक माइनस हो गया, इसका मतलब कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तभी ऋणी हुआ है। तो कितना ऋणी है, कितना लिया है, एक बार ऋण है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज एक बार है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है किसी से लिया, मतलब 9 पहले था, एक और ले लिया, 10 हो गया, ठीक है। फ्लोरीन माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ फ्लोरीन के ऊपर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो आप बोलेंगे भाई इनके ऊपर माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि बाहरी कोष में 7 था। इसको देखकर आप बिंदास बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री हमारे रटाने से नहीं आएगी, आपके समझने से आएगी। इसी तरह सब समझ जाइए, सब। और देखिए, अगर कोई माइक लाल पूछ दिया आपसे कि Na के ऊपर प्लस आएगा कि माइनस, भाई बताइए Na के ऊपर प्लस आएगा कि माइनस, तो मैं रहूं चाहे ना रहूं, 7 जन्म तक जब तक आप रहेंगे, जब तक केमिस्ट्री रहेगी, तब तक इसके ऊपर क्या बोलेंगे, बिंदास बोलेंगे, क्या, एक बार प्लस, ठीक है। Na के ऊपर प्लस आएगा कि माइनस, तो आप बिंदास बोलेंगे प्लस आएगा। अगर मैं रहूं ना रहूं, अगर आपसे कोई पूछ दे कि मैग्नीशियम के ऊपर बताओ प्लस आएगा कि माइनस, प्लस आएगा कि माइनस, मैग्नीशियम के ऊपर, देखिए अब भी धातु अधातु उपधातु बाकी है, कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक बाकी हैं, समांगी मिश्रण, विलयन विषमांगी मिश्रण बाकी है, ठीक है। अभी तो सिर्फ एक चीज़ उठाया हूँ आपके सामने, ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ये याद हो गई, आगे की सब चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नीशियम के ऊपर प्लस आएगा कि माइनस, तो मैग्नीशियम का नंबर पता करो, होता है 12। मैग्नीशियम में कई इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, पता करो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो, 2 8 2। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी आप काम चलाऊ तरीके से कर रहे हैं। अभी परमाणु संरचना दूसरे लेसन का नाम है, उसमें मैं आपको आपबाउ नियम, बोरबरी नियम और आणविक कक्षक सिद्धांत में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं सब आपके सामने रखूंगा, और आप मतलब कि बिना मेहनत के सीख जाएंगे, गारंटी मेरी है। नहीं तो फिर चैनल को अनसब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाना दूसरे चैनल पे। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नीशियम के ऊपर प्लस आएगा कि माइनस, तो आप बिंदास सोचिए, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन था, 2 आएगा, बाहरी कोष में 2 आया। अब इसका पंगा किससे होगा भाई, एक का इलेक्ट्रॉन खोज रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ कभी ये माइक लाल 6 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा? इनके बाहरी कोष में 2 आदमी है, जिनके बाहरी कोष में 6 होगा, उनसे ई ले पाएगा 6 इलेक्ट्रॉन? नहीं ले पाएगा कभी। तो इनको मजबूरी में देना पड़ेगा, और जिनके बाहरी कोष में 6 होगा वो भी तो खोजेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो सोचो उसके बाहरी कोष में 6, इनके बाहरी कोष में 2, ई वही से भिड़ेंगे, और जब 6 वाले से भिड़ेंगे तो 6 वाला हमेशा लेगा, याद रखो 6 वाला हमेशा लेगा, और जिनके बाहरी कोष में है वो बेटा हमेशा देंगे। कैसे देंगे? 2 देंगे। इनके ऊपर आ जाएगा डबल प्लस। मैं रहूँ ना रहूँ, केमिस्ट्री जिंदाबाद रहेगी, आप जिंदाबाद रहेंगे, तब तक पूरी ज़िंदगी भर मैग्नीशियम के ऊपर डबल प्लस ही आएगा, ठीक है। तो मैं रहूँ ना रहूँ, आप बताइए इस तरह। अगर ऑक्सीजन के ऊपर कोई पूछ दिया, ऑक्सीजन ये देखिए 8 नंबर है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ऑक्सीजन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कोष में आएगा 6, और इनका नंबर यहाँ पे लिखते हैं 8, ठीक है। अब बताओ इनके ऊपर माइनस आएगा कि प्लस आएगा? तो इनके बाहरी कोष में 6 है, खोजेगा, किसको खोजेगा? जिनके बाहरी कोष में 2 है उनको खोजेगा, और जैसे ही पाएगा ले लेगा, ये ले लेगा, तो कैट लेगा, 2 लेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा? 2 माइनस आएगा, 2 माइनस आया। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भाई? 8 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 2 ले लिया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब 10 इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहाँ हो जाएगा 2 और बगलिया में जाएगा 8। ये इनका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब उसी तरह से देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे माइक लाल की बताओ फास्फोरस में कितना प्लस या माइनस आएगा, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले करेंगे, हो जाएगा पहले कोष में 2, दूसरे के में 8, और फिर उसके बाद आएगा 5, बाहरी कोष में आएगा 5। तो बताओ इनके बाहरी कोष में 5 है, ये किसको खोजेंगे? 3 वाले को, जिनके बाहरी कोष में 3 हो।
3 और 5 में भिड़ंत हो जाएगी, बताओ कौन जीतेगा? 5 वाला जीतेगा। जीतेगा मतलब वो ले लेगा, 5 वाला लेगा कैटे 3 ठे, तो बताओ 3 ठे जब लेगा 3 के ऊपर माइनस आएगा कि प्लस? तो आप बिंदास बोल सकते हैं 3 माइनस आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसी तरह से होगा। अब मैं आपको बता दूं, ये जो माइनस और प्लस हो रहा है ना, अगर ये बात आपके समझ में आई तो जितने तत्वों के ऊपर धन आवेश आता है या आ सकता है, या जो भी तत्व अपने बाहरी कुछ इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं, वो सभी धातु होते हैं। ठीक, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा धातु, अधातु, उपधातु की परिभाषा और उनके उदाहरण, और इनके बारे में बहुत ही खास बात बताऊंगा। जैसे देखो, लिथियम एक ऐसी धातु है जो सभी धातुओं में सबसे हल्की धातु है। ठीक, और अगर इसको आप खोजेंगे तो आपके फ़ोन की बैटरी में ही ये है, इसी से आपके फ़ोन की बैटरी बनी हुई है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लिथियम, इससे फ़ोन की बैटरी, बहुत चीज़ों की बैटरी बनती है। ठीक है, चलिए, और देखिए सबसे प्रबल अपचायक भी ये है, अपचायक धातु। और देखिए सबसे भारी धातु अगर कोई आपसे पूछे तो ये ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु कौन हुई? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन हुई? ऑस्मियम, OS से दिखाते हैं। और अगर पूछा जाए कि कौन सी धातु ऐसी है जिसका घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, तो ऑस्मियम का है। ठीक है, कौन सी धातु ऐसी है जिनकी प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा है? कौन सी धातु ऐसी है जिनकी तन्यता बहुत ज़्यादा है? ठीक है, तो इस तरह से काम की चीज़ें। कौन सी धातु ऐसी है जो क्षारीय धातु है लेकिन फिर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी ऐसी धातु है जो सामान्य ताप दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, अब देखिए अधातु हैं, उपधातु हैं। उपधातुओं के उदाहरण बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। तो दोस्तों इस तरह से सारी चीज़ें धीरे धीरे चलेंगी, 1 बाई 1 करके। अगर आप 11 में हैं, तन मन से पढ़िए, पूरी प्लानिंग के साथ पढ़िए। मैं आपके साथ हूँ कब तक? जब तक आप मेरा साथ दे रहे हैं। अगर आप साथ नहीं देंगे तो मेरा भी विश्वास आस टूटेगी, फिर मेरे भी मन में कलेश आएगा कि जाने तो नहीं वीडियो बनाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं ऐसे ही आपको वीडियो बना के देता रहूँगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने मित्रों में इसको शेयर भी करिए, और सबको बताइए कि केमिस्ट्री क्लास के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। घर बैठे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम क्लास मतलब यहीं से देते रहेंगे और आप घर बैठे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपके सामने है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर इतना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। और केमिकल क्लासिफिकेशन जो है देखिए वो ये है कि उसमें अगर केमिकली बेस पे अगर आप उसको क्लासीफाई करेंगे तो 2 टाइप्स का होगा, एक प्योर, एक इम्प्योर या मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग शुद्ध के अंदर पढ़ रहे थे तत्व और यौगिक। तत्व को पिछले वीडियो में हम लोग बहुत ज़ोरदार तरीके से पढ़े हैं। शायद वैसी वीडियो आपको आज तक कहीं यूट्यूब पर नहीं मिली होगी, इसलिए उसको देखना हमको बहुत ज़रूरी है और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए तत्व है, तत्व को एलिमेंट्स कहते हैं, और यही एलिमेंट से सारी कहानी धातु, अधातु, उपधातु की शुरू हो जाती है। और जब ये धातु, अधातु, उपधातु शुरू हो जाते हैं तो फिर विलयन हो, चाहे समांगी मिश्रण हो, चाहे विषमांगी मिश्रण हो, या फिर मिश्रण हो, सारे सब कुछ आपको समझ में आने लगते हैं। तो देखिए हम लोग आज चल रहे हैं तत्व पर। तत्व के बारे में देखिए हम लोग पढ़े हैं, पिछले वीडियो में पढ़े थे 1 से 30 तक के तत्व पढ़े थे। उनमें कब प्लस आता है, कब माइनस आता है, कब कोई तत्व रासायनिक अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया क्यों करता है, कोई तत्व अगर है उसके ऊपर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्या आएगा, वो आपको कॉन्सेप्ट से समझाया गया है। ठीक है, आप एक बार वीडियो देख के सारे सब कुछ मैटर को आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर किसी तत्व पे प्लस आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है कि घट जाती है। ठीक है, अगर किसी तत्व पे माइनस आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है कि बढ़ जाती है। या फिर अगर किसी तत्व के ऊपर प्लस आ गया तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी संख्या निकालना मैं आपको बताया हूँ। किसी तत्व के ऊपर अगर माइनस आ गया उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में डिस्कस की गई हैं डिटेल से। अब देखिए तत्व है, चूंकि तत्व में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान कोई भी आता है। ठीक है, अगर वो तत्व अगर इस तरह लिख दिया गया, जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख दूँ कैल्शियम को, लिख दूँ कैल्शियम को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ही मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जैसे सोडियम। सोडियम को यस से दिखाना चाहिए लेकिन नहीं होता है, यनए से दिखाते हैं। पोटेशियम है तो पोटेशियम को पी से दिखाना चाहिए लेकिन उसको के से दिखाते हैं। टंगस्टन है तो उसको टी से दिखाना चाहिए लेकिन उसको एक्चुअल में डब्ल्यू से दिखाया जाता है, उल्फार्म उसका पूरा नाम होता है। मरकरी है, कहते हैं मरकरी लेकिन उसको एचजी से दिखाते हैं। तो इन सभी तत्वों की एक लिस्ट मैं आपको दूंगा, उनका ओरिजिनल नाम क्या होता है वो भी बताऊंगा, उनको कहते क्या है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में होगा वो सब। लेकिन अगर जैसे कैल्शियम एक तत्व है, ठीक है, कैल्शियम एक तत्व है, तो अगर इसको एक बार लिख दिया तो ये परमाणु है।
अगर इसको मैं 2 बार लिख देता एक में ज्वाइंट करके, तो दोनों अपने में रासायनिक बंध बना लेते, तब मैं इसको क्या कहता, अणु कहता। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम H2O लिख दें, ठीक है, तो ये H2O का मतलब जल कहते हैं ना, H2O को जल कहते हैं, आपको मालूम होगा H2O का मतलब जल होता है। और जब जल होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि H2O में कितने परमाणु है भाई, 2 हाइड्रोजन का दिख रहा है परमाणु और 1 ऑक्सीजन का है। जब 1 ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन का है, ठीक है, इसका मतलब ये 3 लोग इसमें मिले हुए हैं, तो 3 लोग जब 3 परमाणु मिले, 3 लोग मतलब 3 परमाणु जब मिले तो ये अणु बन गया। और इसे क्या पढ़ेंगे, जल का अणु। कितना अणु, यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक छिपा हुआ है, जल का 1 अणु। अगर यहाँ पे 4 कर दें तो जल के 4 अणु हो जाएंगे। अ से आगे, अ से अणुओं की संख्या मिलती है, H2O के आगे क्या है, 4 है, इसका मतलब H2O के कुल अणु कितने हैं, 4 अणु हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसकी बात हम पिछले वीडियो में किए हुए हैं। देखिए आगे अगर हमसे बात पूछा जाए कि कैल्शियम एक परमाणु है तो इसमें क्या क्या होगा, तो दोस्तों इसमें 2 चीज़ तो निश्चित रूप से होगा। देखिए 3 चीज़ निश्चित रूप से होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बात समझ में आई। कैल्शियम है, ये परमाणु है, और डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया था सबसे पहले 1802 या 3 ईस्वी में। और दोस्तों बताया था कि परमाणु 2 भागों में बंटता नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई भी पदार्थ हो वो हमेशा अणु और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु 2 भागों में बंटता नहीं है, लेकिन हर परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। पहला इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋण आवेश होता है एक बार, दूसरा प्रोटॉन जिस पर एक बार पॉजिटिव चार्ज होता है, तीसरा न्यूट्रॉन होता है। इन तीनों कणों को मौलिक कण कहते हैं, और ये अस्थायी मौलिक कण होता है, और ये दोनों अस्थायी मौलिक कण होते हैं, स्टेबल एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स, एंड दिस इज अनस्टेबल एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है, इसके ऊपर 1 प्लस होता है, और इसके पास 0 होता है। और ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे, ईंटा, ई से इलेक्ट्रॉन की खोज, टा से जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, प से प्रोटॉन की खोज र से रदरफोर्ड ने किया था, न से न्यूट्रॉन, और ना से न्यूट्रॉन, च से चैडविक ने किया था। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैल्शियम परमाणु है, एक तत्व है, एक परमाणु है। ये कैल्शियम तत्व एक परमाणु भी है, एक तत्व भी है। ठीक है, अब देखिए इस परमाणु में 2 चीज़ होंगे, 3 मूल कणों से ये परमाणु बना होगा, लेकिन इसमें 2 चीज़ होगा। एक को कहते हैं परमाणु क्रमांक, एक को कहेंगे परमाणु क्रमांक, देखिए ऊपर लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक, और एक होता है परमाणु भार। क्या होता है दोस्तों, परमाणु भार। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हम इसको साइड कर दे रहे हैं। अब देखिए मेन चीज़ क्या है, अगर कोई तत्व है ना, कोई भी तत्व है, तो मतलब अगर एक बार लिखा गया वो तत्व तो वो परमाणु होता है, और जब वो तत्व एक बार लिखा जाएगा तो परमाणु हो जाएगा। परमाणु में 2 चीज़ होता है, एक परमाणु क्रमांक और एक परमाणु भार। ठीक है, ध्यान से समझिए। परमाणु क्रमांक को एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इस परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं, जेड से। मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे आप इसको किताबों में देख पाएंगे, किताबों में किस तरह लिखा होता है। परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं, और किसी भी परमाणु के आगे या किसी भी तत्व के आगे अगर जेड लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है। ठीक है, कितना, जितना इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा। और देखिए किसी भी परमाणु के पास परमाणु भार भी होता है, उस परमाणु भार को ए से लिखा जा सकता है, या फिर इस परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, या फिर इस परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, मौलिक कण भी कहते हैं, मूल घटक भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान आपको ये देना है कि अगर मान लीजिए किसी भी परमाणु में, अगर जैसे मान लीजिए कैल्शियम परमाणु है, अगर इसका परमाणु क्रमांक 20 कह दे, तो इसका मतलब इस कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितना परमाणु क्रमांक होगा, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। इसका मतलब एक परिभाषा बनती है, अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ठीक है, या जितना ऋणावेश होता है। ठीक है, मैं परिभाषा भी आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। देखिए किसी भी परमाणु में कुल उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक को अगर पूछा जाए दाहिने लिखते हैं कि बाएं लिखते हैं, देखो ये तत्व है, ठीक है, फिगर तो हमेशा उल्टा बनता है, ये आपके किस साइड में, बाएं दिख रहा ना, लेकिन एक्चुअल में दाएं है। ठीक है,
तो ये आपको बाएं दिख रहा है, इसलिए आप बोले कि बाएं साइड में लिखते हैं, मतलब किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक को बाएं लिखते हैं और नीचे लिखते हैं। और उसी तरह से परमाणु भार को किसी भी परमाणु के ऊपर और दाहिने साइड लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉन होता है कि प्रोटॉन होता है कि न्यूट्रॉन होता है, तो आप बोलेंगे परमाणु क्रमांक में केवल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, लेकिन है एक बात कि उस परमाणु के ऊपर या तो प्लस या तो माइनस नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। अगर किसी परमाणु के ऊपर प्लस आ जाता है या माइनस आ जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो घट बढ़ जाती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या एक्चुअल वही रहती है, ठीक। अब देखिए, जैसे सपोज करिए कैल्शियम का अगर परमाणु क्रमांक 20 है, इसका मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा भाई, 20। अगर कोई पूछे कितना प्रोटॉन होगा तो आप बोलेंगे 20। अगर इस कैल्शियम के ऊपर डबल प्लस आ गया तो अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे 20 इलेक्ट्रॉन पहले था, लेकिन जब 2 प्लस आया तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब अब 18 इलेक्ट्रॉन होगा। और दूसरी बात, अगर कोई पूछे कि इसमें कितना प्रोटॉन है तो आपको 20 ही याद रखना है, पहले धनावेश के पहले इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन रहेगा, लेकिन ये 2 प्लस है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को मौका पाके दे दिया तो इलेक्ट्रॉन इसके पास अब 18 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 18। ध्यान दीजिए, इसमें अगर कोई पूछे कि परमाणु क्रमांक अगर दिया है तो हमको क्या क्या पता चलेगा, तो हमको इलेक्ट्रॉन पता चलेगा और प्रोटॉन पता चलेगा। लेकिन अगर कोई पूछ दिया कि परमाणु भार अगर दे दिया, आपसे परमाणु भार दे दिया तो इसमें कौन कौन होता है, तो आप बोलेंगे इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अब इसको समझेंगे कैसे, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन बोल दिया गया कि कैल्शियम ऊपर लिख दिया 40 और नीचे लिख दिया 20, अगर इस तरह से कहीं भी किसी भी किताब में लिखा हुआ है और आप पढ़ रहे हैं तो आपको तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अभी तक पढ़े नहीं हैं आप। तो अब देखिए, अगर इस तरह कैल्शियम है, अगर लिख दिया गया नीचे 20 ऊपर 40, इसका मतलब कि नीचे वाला क्या है, परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक वही मैं आपसे जो बोल रहा था पिछली वीडियो में कि ह ई ले बे ब क नाक फनी ना मंगल सिफारिश कर पोका, मतलब पोटेशियम का। तो ये जो नंबर आ रहा था ना, पहले नंबर पे जो आया वो पहले के तत्व का परमाणु क्रमांक हो गया। जिसे ह ई ले बे ब क मतलब कार्बन, कार्बन क्या नंबर पे है, 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे है, इसका मतलब 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक हो गया। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, याद रखना आपको। अब देखिए उसी तरह से अगर सपोज करिए यहाँ पे कैल्शियम लिखा गया, कैल्शियम का कितना नंबर लिखा है नीचे, 20, ऊपर लिखा है 40। अब पूछे कि इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ है और कितना कितना है, तो आपको बताना है कि ये जो 20 है ना, इसमें इसके इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना प्रोटॉन होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बताओ, 20। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से दिखाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन हुआ, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 20। अब देखो भाई, नीचे वाले से हमको 2 चीज़ पता चला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब ऊपर जो है, ऊपर कौन रहता है, परमाणु भार रहता है, परमाणु भार। अब परमाणु भार में कौन कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सब लिखा है। तो यहाँ ऊपर वाले में प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा, और जितना प्रोटॉन नीचे था उतने प्रोटॉन ऊपर भी होगा। मतलब इस 40 में कितना प्रोटॉन है, जितना नीचे है, नीचे कितना है 20, तो 20 इसमें भी है, बाकी जो बच गया वो क्या हुआ, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा भाई, लिख देंगे 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 बराबर आपका 20 आ गया न्यूट्रॉन। अब भाई जो आपका 40 माइनस 20 यही आपका फार्मूला हो गया। अगर आपसे कोई पूछे न्यूट्रॉन बराबर फार्मूला बताओ, तो ये 40 क्या था भाई, ऊपर वाला परमाणु भार था। परमाणु भार को किससे दिखाया, ए से, ए हो गया, ए माइनस ये आपका क्या है 20, ये आपका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक को किससे दिखाते हैं, जेड से, तो ये हो गया जेड। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो गया ए माइनस जेड, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो गया ए माइनस जेड। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाएगा, एक परमाणु यक्स है, क्वेश्चन ऐसे देगा, एक परमाणु यक्स है जिसका परमाणु क्रमांक 20 है और उसका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार है कितनी, 42 है। अब उसमें इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। चाहे तीनों की संख्या पूछ लेगा, चाहे उसका मन करेगा तो खाली न्यूट्रॉन पूछेगा, चाहे उसका मन करेगा तो खाली प्रोटॉन पूछेगा, बस, ठीक है। कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए, अगर कह दिया एक तत्व है यक्स और इसके ऊपर डबल प्लस है, जेड बराबर 32 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, ठीक। इस तरह क्वेश्चन आए तो डरोगे नहीं, लड़ोगे, लड़ना है, ठीक है, डरना नहीं, लड़ना है हमेशा। पढ़ाई के मामले में कभी भी डरिए नहीं, लड़िए। देखिए यक्स कोई तत्व है,
इसके ऊपर 2 ठो धनावेश है, बगल में लिखा है Z बराबर 32। Z क्या है? Z क्या है भाई? उसका परमाणु क्रमांक है। तो आपको इसलिए वहां पे Z दे दिया, इसलिए आपको समझना है कि परमाणु क्रमांक को किससे दिखाते हैं? Z से। तो अगर यहाँ पे Z दे दिया 32, इसका मतलब ये यक्ष है, यक्ष तत्व कह देगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, लेकिन यक्ष के बाद बगल में अगर 32 का, इसका मतलब यह जो तत्व है इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 32। और 32 में कितना है? 2 प्लस है। इसका मतलब प्लस कौन होता है? प्लस जो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इसके ऊपर 2 प्लस, इसका मतलब यह यक्ष अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दिया है। तो जब दे दिया तो इसके पास कुल 32 इलेक्ट्रॉन था, 2 ठे दे दिया, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 30। ठीक है, चलिए इस तरह से देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ें। तो अगर आप नहीं देखें पिछली वीडियो तो देखिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरह भी क्वेश्चन आएगा या इस तरह भी आ सकता है। जैसे देखिए कोई तत्व है y, ठीक है, अगर ब्रैकेट में दे दिया a बराबर 40, b बराबर 18, सॉरी b नहीं, z बराबर 18, z बराबर 18। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। जैसे मान लीजिए दिख नहीं रहा है, देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई तत्व है y, अगर इसका z a दे दिया, a बराबर 40 और z बराबर कितना दिया? 18 सपोज करिए। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। इलेक्ट्रॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए, न्यूट्रॉन बताइए, कितने कितने होंगे। तो देखिए जितना z है ना, उतना बिंदास आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और उतना ही प्रोटॉन हो जाएगा। और इस 40 में से उतना घटा दीजिए 18, कितना हो जाएगा? 22 आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या आपको निकालने आ गया होगा। धनावेश, ऋणावेश में कैसे इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। लेकिन दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो हम 1 से आपको 30 तक का बताया ना, 1 से लेकर 120 तक तत्व तो आजकल ज्ञात हैं, उसमें से कुछ पे रिसर्च अभी चालू है और कुछ खोजे जा चुके हैं। तो हर तत्व का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार फिक्स होता है, निश्चित होता है, वो आपके किताब में दिया होगा। आप उनको याद भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप काम चला सकते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग निकालेंगे किसी भी यौगिक का, ठीक है, तब तो जब आपस में मिलेंगे तो अणु बनेगा या उसी को यौगिक कहेंगे। तो जब हम लोग अणु का अणु भार निकालेंगे तो उस समय आपको परमाणु भार की ज़रूरत पड़ेगी, या तो फिर जब हम लोग पदार्थ के मोलों की संख्या निकालेंगे तभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जब हम लोग विलयन पढ़ेंगे तो उसमें जो घुला रहता है ना उसको विलय कहते हैं। विलयन में जो घुला होता है उसको विलय कहते हैं। तो जब विलयन की मोलरता निकालेंगे, नॉर्मलता निकालेंगे, तब उसमें विलय के मोलों की संख्या आपको निकालना पड़ेगा, और विलय के मोलों की संख्या के लिए आपको भार और अणुभार सब चाहिए। तो इसलिए अभी से तैयार करते चलिए, आगे की पूरी केमिस्ट्री आसान हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं सूरजभान सर के साथ। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं पूरी वीडियो समझ में आ गई। वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कोई चीज़ फंसी हो, ना समझ में आ रही हो तो कमेंट करके पूछिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने मित्रों में से शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।